हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, फिजिक्स में जब भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी नाम का टर्म आएगा तो वहाँ पे आएगा वर्क डन। तो ये भी क्या बेटा, वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है समझिए इसको। जैसे ये कोई चार्ज है, इसका ये फील्ड है पूरे में, और फील्ड के बाहर ये हो जाएगा इन्फिनिटी। जहाँ पर चार्ज का फील्ड खत्म हो जाता है उस स्पेस को बोल देंगे इन्फिनिटी। अब कोई इन्फिनिटी पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और इसको यहाँ पे लाना है, क्या ये अपने आप आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फील्ड के बाहर है। तो इस 1 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट P पर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क कहलाएगा इस पॉइंट पर इस चार्ज Q का पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फील्ड ऑफ गिवन चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसकी ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम, या फिर पोटेंशियल को हम किस में भी लिखते हैं? वोल्ट में। डायमेंशन की बात करें तो वर्क डन का डायमेंशन होता है MLT-2 और चार्ज के लिए AT। तो पोटेंशियल का डायमेंशन हो जाएगा MLT-3A-1। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा तब भी वर्क डन आएगा। ये कौन सा वर्क डन है? ये कोई चार्ज है और ये उसका फील्ड है। किसी गिवन चार्ज के फील्ड में किसी एक कूलम के चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फील्ड ऑफ गिवन चार्ज। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस फर्क क्या है दोनों में देखिए, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट। लेकिन इसमें क्या, आप वर्क डन का आप देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन में चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में चार्ज। लेकिन ये वर्क डन कहाँ है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में। और ये वर्क डन कौन सा है? इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में। यानी आप यहाँ से एक नोट बना के लिख सकते हैं, वर्क डन का 2 फॉर्मूला जो आपको काफ़ी काम आएगा। वर्क डन एक तो हो गया यहाँ से पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ये कब लगाएंगे? जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाओगे P पे। और वर्क डन का दूसरा वाला फॉर्मूला यानी कि ये वाला इधर चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कब लगाओगे? जब किसी चार्ज को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराना होगा, तो आप वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अब हम एक्सप्रेशन करने वाले, एक चार्ज Q है, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P हमें पता करना है कि इस पॉइंट P पे इस चार्ज Q का पोटेंशियल कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या करना होगा? पहले इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, और इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को उठाकर यहाँ तक लाने में जो वर्क करना होगा वही क्या होगा? इस पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल। बट फिजिक्स में एक साथ इतना वर्क नहीं किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे? बीच रास्ते में छोटा सा वर्क कर लेंगे और फिर उसे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम बीच रास्ते में क्या करते हैं? A से B छोटा सा वर्क यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं। किसको? 1 कूलम के चार्ज को A से B पहुंचा देते हैं। स्मॉल वर्क करके फिर उसे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। और ये A पॉइंट Q से कितने डिस्टेंस पे है? ये जो 1 कूलम चार्ज है Q से x डिस्टेंस पे है। तो अब हम निकालते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पहले वर्क डन निकालेंगे। देखिए वर्क डन किसके इक्वल होता है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो पहले छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ये DW क्या है? DW इज स्मॉल वर्क डन। DW इज ए स्मॉल वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B बाई ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो DW किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स इनटू में
डिस्प्लेसमेंट कितना है dx। अब ये देखिए वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स लगेगा इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो ये वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वर्क, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो dw इज इक्वल टू माइनस फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स वाले लगा दीजिए, k Q1 की जगह आ जाएगा Q, Q2 की जगह आ जाएगा 1 कूलम और अपॉन में R स्क्वायर की जगह हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx। और कंप्लीट वर्क निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस के क्यू, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू अपॉन में x स्क्वायर dx। तो देखिए फाइनल रिजल्ट dw का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, ये q और k को हम बाहर कर देते हैं और ये मैंने आपके लिए लिख दिया कि पहले याद कर लीजिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/x स्क्वायर dx। और इसका इंटीग्रेशन याद रखना है, -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, अब -1/x स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओनली 1/x। अगर ये माइनस यहाँ आ जाए तो ये 1/x हो जाएगा। अब लिमिट लिखना है, कहाँ से उठा के लाना है, इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पे रखना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक, तो इन्फिनिटी से जब P पे लाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r, तो लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, KQ और -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r, तो ये हो जाएगा KQ और एक बार डालेंगे अपर लिमिट तो 1/r, माइनस करके एक बार डालेंगे लोअर लिमिट तो 1/इंफिनिटी, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ, ये हो जाएगा 1/r समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, KQ अपॉन में r। अब यही वर्क डन क्या हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यही वर्क डन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही वर्क डन किस में बदल जाएगा, पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में r। तो आपको याद रखना है किसी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/r, K क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0। अब बच्चों नोट देखिए, अभी हमने देखा चार्ज Q से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, KQ रेडियस। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसको ऐड करने के लिए हम सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे। और एक और चीज़ देख लीजिए, पोटेंशियल क्या होता है, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे दूर जाएंगे चार्ज से पोटेंशियल घटेगा। यानी अगर मैं पूछे इस चार्ज Q से A पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा या B पे, तो ये A वाला पॉइंट चार्ज के नज़दीक है तो A पर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और B पर का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो ये डाइपोल है और ये इसका एक्सियल लाइन है। इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। तो इसमें तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, सीधे सीधे इसका पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट पे और इसका पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट पे और दोनों को क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, ऐड। तो ये P पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल से कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस पे। ये सबको पता है डाइपोल का लेंथ ये a होता है और ये a होता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है 2a। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस वाला चार्ज और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस वाला चार्ज ऐड हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट P प्लस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R होता है फॉर्मूला, तो KQ अपॉन में R होगा इसके बीच का डिस्टेंस, इस Q से P के बीच का डिस्टेंस। तो ये कितना होगा, ये पूरा x है, उसमें से a क्या कर दिया जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस a। और माइनस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इसमें साइन को कंसीडर करना है, तो माइनस KQ अपॉन में R, तो R क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस a, तो ये हो जाएगा x प्लस a। याद रखना पोटेंशियल निकालते वक्त चार्ज का साइन आपको कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पर से क्या आ जाएगा, देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P, KQ क्या हो जाएगा, कॉमन अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन में x माइनस a माइनस 1 अपॉन में x प्लस a। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन हो जाएगा KQ, इसे इधर भेज दीजिए,
x प्लस ए, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस एक्स और प्लस ए हो जाएगा, अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पी हो जाएगा के क्यू, एक्स एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2a और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट P, यानी पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया था। तो पोटेंशियल एट P कितना हो गया K इंटू में P, और a स्क्वायर को क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट, a स्क्वायर काफ़ी छोटा होगा, कैन बी नेगलेक्ट, इसे हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देता हूँ P किसके इक्वल होता है Q इंटू में 2a, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो एक्सियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी पोटेंशियल क्या हो गया प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -2, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो ये डाइपोल है, ये वाला लाइन इक्वेटोरियल लाइन होता है, तो हमें इस इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट P है और हमें इसी पॉइंट P पे निकालना है नेट पोटेंशियल। तो ये x होता है, ये सबको पता है, ये a होता है, ये भी a होता है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट। और पोटेंशियल एट P निकालेंगे तो अगेन क्या होगा P पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से, प्लस वाले चार्ज की वजह से, प्लस P पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से, माइनस वाले की वजह से, और सीधा सीधा सम कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज में कुछ भी आउटवर्ड इनवर्ड जैसा कुछ नहीं होगा। तो प्लस वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर, तो आर इस बार ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस वाले का पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में आर, इसका भी आर सेम है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो याद रखना बच्चों, डाइपोल अगर ये है माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल क्या होगा 0। तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है 0, आप ये चीज़ याद रखना। देखिए बच्चों, पोटेंशियल को समझने के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन निकालना है, हमें निकालना फाइंड नेट पोटेंशियल वी नेट एट पॉइंट O। इस स्क्वायर के सेंटर पे हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल नेट निकालने के लिए देखो बच्चों, करना है कि आपको चारों चार्ज का पोटेंशियल निकाल करके सीधा सीधा क्या कर दो ऐड। थोड़ी देर के लिए इस डिस्टेंस को हम आर 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 ले लेते हैं क्योंकि आर सेम ही होगा चारों का ये डिस्टेंस। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा के इंटू में 2q बाई आर, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा k इंटू 3q बाई आर, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा k इंटू माई साइन को लेना याद रहे पोटेंशियल में बाई आर, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा k इंटू 5q बाई आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज की वजह से kq बाई आर, तो वही हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो अब इन सब पोटेंशियल को कह रहे हैं सिंपली क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 3 5, 5 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 के क्यू बाई आर आ जाएगा। अब आर निकालने की बारी आए तो देखिए आर क्या होगा, ये ए है तो डायगोनल कितना होता है, डायगोनल का लेंथ होता है √2a, याद रखिएगा। और ये जो r है वो डायगोनल का भी आधा है, तो r क्या हो जाएगा √2a बाई 2 हो जाएगा, नहीं r की वैल्यू हो जाएगा a बाई √2। तो यहाँ पे r की वैल्यू लिख दीजिए 6kq अपॉन में a बाई √2 ऊपर चला जाएगा, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना हो जाएगा 6√2 KQ अपॉन में A, यही आपका आंसर। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, सीधे सीधे सभी चार्ज का पोटेंशियल निकाला और ऐड कर दिया, साइन के साथ, साइन को कंसीडर किया जाता है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 चार्ज दे रखा है 4 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम, और इसके बीच का सेपरेशन है 1 मीटर। हमें बताना है पोजीशन जहां पर नेट पोटेंशियल क्या होगा 0। फाइंड पोजीशन फ्रॉम, ऐसे लिख दो 4 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम से कितनी दूरी पे नेट पोटेंशियल क्या होगा 0। फाइंड पोजीशन फ्रॉम 4 माइक्रोकुलम वेयर नेट पोटेंशियल इज 0। तो हम क्या करते हैं 4 माइक्रोकुलम से कुछ डिस्टेंस पे बेटा क्या ले लेते हैं
एक पॉइंट ले लेते हैं P जो कि x डिस्टेंस पे होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 1। तो अब हमें बोला गया है नेट, हम ले लेते हैं P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा 0। तो P पॉइंट पे किस किस का पोटेंशियल होगा, इसका भी होगा इसका भी होगा, दोनों को ऐड करके 0 का इक्वल कर दीजिए। तो P पॉइंट पे इसका पोटेंशियल क्या होगा K, और Q की जगह क्या लिखेंगे 4 माइक्रो अपॉन में R की जगह लिखेंगे x। अब P पॉइंट पे इसका भी पोटेंशियल होगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, माइनस का चार्ज है तो माइनस K इंटू में 2 माइक्रो, माइनस इधर लिख दिया, अपॉन में R की जगह क्या लिख देंगे -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या कर देना 0। तो K इंटू में 4 माइक्रो अपॉन x इज इक्वल टू K इंटू 2 माइक्रो अपॉन 1 माइनस एक्स। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, K से K कट जाएगा, और ये 2 से 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 माइनस 2x इज इक्वल टू x। तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 मीटर। तो नेट पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा, 4 माइक्रो कूलम से 2/3 डिस्टेंस पे, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं 1/3 मीटर फ्रॉम -2 माइक्रो कूलम। 4 से 2/3 मीटर पे, अब -2 से 1/3 मीटर पे नेट पोटेंशियल क्या होगा 0। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास, जिससे इस साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ये भी पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो यहाँ भी फिजिक्स में क्या आएगा, वर्क डन। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, सब में क्या आएगा, वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग बोथ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। अब 2 चार्ज है, हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, दोनों का दोनों इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और दोनों को उसका अपने अपने पोजीशन पे लाना है। एक को लाना है यहाँ पे, यानी पहले करेंगे इसको यहाँ लाएंगे, Q1 को यहाँ पे लाएंगे, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा W1। तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल, इन्फिनिटी से लाना है तो पोटेंशियल इंटू चार्ज वाला लगेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज वाला लगता। तो W1 क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, जब दोनों चार्ज इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पर पोटेंशियल तो होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि पोटेंशियल के लिए तो चार्ज होना जरूरी है, Q/R, बट दोनों का दोनों चार्ज तो इन्फिनिटी पे था। तो Q1 को लाने में आपका जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, पहले से ही पोटेंशियल 0 है, ला किसको रहे Q1 को, तो W1 तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे Q1 आ गया, अब ये Q1 आ गया, अब ये डिस्टेंस मान लीजिए R है। अब हम उठा के लाएंगे किसको, Q2 को लाएंगे उसके इन्फिनिटी वाले पोजीशन से। अब उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा W2। तो अब W2 0 नहीं होगा, तो W2 क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा, क्योंकि Q1 आ तो चुका है, अब ये Q1 अपना यहाँ पे पोटेंशियल देगा, तो W2 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे किसका पोटेंशियल होगा, इसका। तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू Q1 की वजह से तो पोटेंशियल होगा, और इनटू में कौन से चार्ज को ला रहे हैं, Q2 को। तो W2 किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 का पोटेंशियल R डिस्टेंस पे कितना होगा, K Q1 अपॉन में R, और इनटू में ला किसको रहे हैं, Q2 को। तो ये वर्क डन W2 क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन में R। तो यही वर्क क्या होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसे भी सीधे सीधे क्या कर देंगे, ऐड। रिजल्ट को आपको याद रखना होगा कि 2 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी बोले या वर्क डन बोले, क्योंकि W1 तो 0 ही है, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W2 के इक्वल होगा। देखो बच्चों, इस साल यही क्वेश्चन आया था, फाइंड नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। हमें इस तीनों चार्ज का पूरा सिस्टम, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना, या तो पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा या तो वर्क डन आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, बोले पोटेंशियल एनर्जी निकालो, या फिर बोले वर्क डन इन असेंबलिंग दिस चार्ज, या फिर बोले वर्क डन टू डिसोसिएट दिस चार्ज। सब में आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, W या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होगा, K
Q1 Q2 अपॉन में R। फिर इसमें जितने भी पेयर बनेंगे सबको क्या कर देना, ऐड। तो एक पेयर इसका बनेगा, एक पेयर इसका बनेगा और एक पेयर इसका बनेगा। तो नेट वर्क डन बोल दो या पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, तीनों का क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पहले इसका कितना हो जाएगा, K Q1 की जगह हो जाएगा 2Q और Q2 की जगह हो जाएगा -3Q। याद रहे साइन को कंसीडर करना। अपॉन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड क्या, R क्या हो जाएगा, A। फिर इसका पेयर कितना हो जाएगा, K और Q1 की जगह 2Q, Q2 की जगह Q और अपॉन में R की जगह क्या हो जाएगा, A। और फिर प्लस करके इसका, इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K इंटू में -3Q इंटू में Q अपॉन में A। और सिंपली क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6KQ² बाई A और ये हो जाएगा प्लस का 2KQ² बाई A और ये हो जाएगा माइनस का 3KQ² बाई A। तो ये हो जाएगा -9 + 2 तो -7KQ² बाई A। यही होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या टोटल वर्क डन बोल दो, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट पोटेंशियल होगा तो यहाँ भी 5 वोल्ट पोटेंशियल होगा, यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, 5 वोल्ट होगा। मतलब कि उस पूरे सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। अगर पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल में डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों एक मेन पॉइंट याद रखना, वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। देखिए वर्क डन किसके इक्वल होता है, पीछे अभी मैंने बताया, जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। और आप गौर से देख रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 होता है। इसलिए नोट लिख दिया कि अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाओ, किसी भी चार्ज को, तो आपको वर्क कितना करना होगा बेटा, 0, कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। क्यों 0, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट व्हेन 2 चार्जेस +-4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट A,0 एंड -A,0। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो आप ध्यान से बनाओ, ये ओरिजिन हो गया और ये हो जाएगा A,0, ये वाला पॉइंट होगा A,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -A,0। तो एक चार्ज को रख दो यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम को और एक रख दो यहाँ -4 माइक्रोकूलम को, ये हो गया। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो आप गौर से देखिए ये हो जाएगा वाई एक्सिस का पॉइंट और ये 0,B यहाँ पे होगा, 0,B यहाँ पे होगा, इसे A पॉइंट मान लेता हूँ। और 0,-3 भी थोड़ा सा नीचे होगा, इसे B पॉइंट मान लेता हूँ, 0,-3B। अब आपको एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है। अब आप गौर से देखिए ये A,0 तो ये डिस्टेंस A और ये भी डिस्टेंस A। तो आप गौर से देखिए ये डाइपोल बन गया, ये बन गया डाइपोल। देखो 2 चार्ज है अपोजिट साइन का, इसके बीच का सेपरेशन दे रखा था, ये बन गया डाइपोल। और गौर से देखें तो ये वाला लाइन क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन। और हमने पीछे ही देख लिया बच्चों कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो A पर का भी पोटेंशियल 0 होगा और B पर का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों का दोनों पॉइंट इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे है। और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, 0, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। और दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल ही 0 हो गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो पोटेंशियल में क्या डिफरेंस हुआ, 0 - 0 0, और चार्ज कौन सा था, 2 माइक्रोकूलम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन। यानी कि वर्क डन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन क्या आ जाएगा, 0।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये स्टार क्वेश्चन है। शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्यू पोटेंशियल सरफेस। शो करके दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्यू पोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमने एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस ले लिया और उस पर एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, और उसको हमने 1 कूलम के चार्ज को ए से बी पहुंचा दिया, कितना डिस्टेंस में, dx डिस्टेंस चला के। तो उसके लिए वर्क करना होगा। वर्क डन का 2 फॉर्मूला लगाइए। एक तो लगाते 11th वाला एफ dx cos थीटा, जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है, एफ dx cos थीटा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू में e इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। q यहाँ पर कितना है, 1 कूलम, तो q की जगह लिख दो 1 इंटू ई इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, ई डी एक्स कॉस थीटा। इसे इक्वेशन 1 लेकर के रख लीजिए। और एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का 12th में, जो हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो आप सबको पता है इक्यू पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। अब इसे हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो वर्क डन को कर दीजिए 0, तो ई डी एक्स कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। 3 चीज़ का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब तीनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, ना तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा दिया गया वो 0 हो सकता है। किसको 0 होना पड़ेगा, कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा। अब कॉस थीटा 0 तभी होगा जब एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। यानी प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम किंग रिलेशन से याद रखेंगे, काफ़ी यूज़ होगा। हमने 2 इक्यू पोटेंशियल सरफेस ले लिया ऐसे करके, इसके बीच का सेपरेशन क्या है, डी आर। एक का पोटेंशियल है v प्लस डी वी, यानी इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, v प्लस डी वी, और ऊपर वाले सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, v। और अभी अभी हमने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हमने क्या ले लिया, वर्क डन, W इज वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम A टू B, A टू B। तो W पहले वर्क डन निकालते हैं। एक होता है 11th वाला फॉर्मूला, एफ डी एक्स कॉस थीटा, पहले ऐसे वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन फोर्स हो जाता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, A से B आ रहे हैं डी आर, तो डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी आर। और कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, आप गौर से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऊपर, और ला रहे हैं हम इसे नीचे, तक एंगल कितना बन जाएगा, 180। तो W हो जाएगा, Q कितना है, 1 कूलम, E इंटू में डी आर कॉस 180 क्या होता है, -1, तो W हो जाएगा माइनस का E डी आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इसका पोटेंशियल है V, इसका पोटेंशियल है V प्लस डी वी। तो दोनों पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया, dV का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। चार्ज ला किसको रहे हैं, 1 कूलम को, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। W इज इक्वल टू क्या हो गया, dV। ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और ये हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया माइनस ई डी आर इज इक्वल टू डी वी। तो ये हो जाता है रिलेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। इसी को बोला जाता है किंग रिलेशन। और अगर हमें पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y के अलोंग निकालना हो तो ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, और z के अलोंग निकालना हो तो ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z। ये करके दिखाऊंगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है क्वेश्चन करके, तो और क्लियर हो जाएगा। और इसको सिंपली अगर सिंपल फॉर्म में लिखे तो E इज इक्वल टू क्या है, याद रखना, v बाई एल भी लिख सकते हो, V बाई आर भी डी लिख सकते हो, V बाई आर भी लिख सकते हो। ये सब किंग रिलेशन के नाम पे याद रखा जाएगा। बाकी मेन रिलेशन तो यही है, क्या है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, और डी वी बाई डी आर को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, किंग रिलेशन को समझने के लिए दो प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन ले लिया है। पहला V दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एट R इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसमें मेन फॉर्मूला लग जाएगा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr लग जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं R के रिस्पेक्ट में, तो 3R का 3 हो जाएगा, माइनस 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E कितना आ गया, माइनस का 3, और R को पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया -3 न्यूटन पर कूलम। अब ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे x y z है, तो आपको x के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होता है इसको समझिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, और ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस कितना आ गया -6, और x की जगह कितना लिखना है 1, तो आंसर आ जाएगा -6i कैप। उसी तरह अगर हमें y के अलोंग निकालना हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6y², इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और y की जगह भी 1 डाल देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस आ जाएगा -6j कैप। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z, तो इस दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का ये रहेगा, और ये हो जाएगा 6z, z की जगह 1 डालेंगे तो माइनस का 6k कैप आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, -6i कैप, -6j कैप, माइनस का 6k कैप, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, इट इज़ एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कैपेसिटर क्या होता है, एक एनर्जी का बाल्टी होता है, वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है चार्ज के फॉर्म में। याद रखना, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है चार्ज के फॉर्म में। तो देखिए, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है, KQ/R, यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV, यानी C किसके इक्वल हो जाएगा, Q/V। यही C क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या फिर कैपेसिटर। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। C को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। इसकी SI यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड। कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है फैरड, सिंपल फैरड बोलते हैं, F लिखते हैं। माइक्रो फैरड का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैरड। मिली फैरड का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻3 फैरड। नैनो फैरड हो जाएगा 10⁻⁻9 फैरड, और पीको फैरड हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरड। ये आपको याद रखना, Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q/V। देखिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ले लिया कैपेसिटेंस को समझने के लिए। पहले पार्ट में बोला गया है विच वन हैज़ ग्रेटर कैपेसिटेंस, किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, आपको लगाना है कॉन्सेप्ट किसका, स्लोप का। तो स्लोप किसके इक्वल होता है बच्चों, tan थीटा के, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि Q/V। और Q/V क्या होता है, कैपेसिटेंस के इक्वल बच्चों। तो स्लोप किसके इक्वल हो गया, कैपेसिटेंस के, यानी स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कैपेसिटेंस। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा। तो C1 वाले का स्लोप ज़्यादा है तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। C1 ग्रेटर देन C2। अब इस केस में आपको निकालना है C1/C2 का रेशियो क्या होगा। अगेन हम स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो चलो इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे V लिख देता हूँ और यहाँ थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ और यहाँ Q लिख देता हूँ। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा,
तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर v और अपॉन में बेस यानी कि q। तो अब हमें एंगल से मतलब है तो हम यहाँ पे स्लोप नहीं लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन क्यू, और q अपॉन v क्या होता है c, तो v अपॉन q क्या हो जाएगा 1 अपॉन में c, यानी कि c1 क्या हो, c क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा के इक्वल। तो c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, c1 के लिए एंगल 30 है, ये एंगल कितना है 30, तो c1 के लिए 1060 नहीं आएगा 1030 आएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और c2 के लिए क्या आ जाएगा 1060 डिग्री। तो c1 अपॉन c2 का रेशियो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/√3 और 60 की वैल्यू √3, तो आंसर आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो बच्चों इसको ड्राइव करने के लिए आपको 3 बातें याद होनी चाहिए। पहले तो किंग रिलेशन याद होना चाहिए, अभी अभी बताया है। E इज टू V/D लिखा था मैंने, V/L लिखा था मैंने, V/R लिखा था, जिसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्टेंस D है तो आपको कौन सा लेना होगा, E इज टू V/D किंग रिलेशन से। और आपको क्या याद होना चाहिए, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, आपको ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद आपको याद होना चाहिए गॉस थ्योरम में मैंने बताया था स्पेशल केस में शीट वाले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट क्या होता है, जब एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, तो उसमें बता दिया था कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम ड्राइव करते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों CV, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन में V, तो C इज इक्वल टू Q को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू ए अपॉन में वी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लगा देंगे किंग रिलेशन, E इज इक्वल टू वी अपॉन में D, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू D, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू D, इसे पुट कर देंगे किसमें, देखिए कितने आसानी से रिजल्ट ड्राइव हो गया था। C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन में V की जगह लिखेंगे सिग्मा D, और एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये रिजल्ट आ गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम बिटवीन प्लेट, यानी कि एयर होगा तो अलग कैपेसिटेंस होगा, प्लास्टिक होगा तो अलग होगा, ग्लास होगा तो अलग, यानी कि प्लेट के बीच में मीडियम क्या है, इस बात पर भी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 केस लेते हैं। एक बार हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मेटल डाल दिया, तो अब इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन सब इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बच्चों इधर आ जाएगा। तो अब इस मेटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अब मेटल या कंडक्टर के केस में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन होता है एग्जैक्टली इक्वल होता है E नॉट के। तो इस केस में अब इससे रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि E नॉट और EP दोनों इक्वल है, और इक्वल और अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा इस रीजन में। बट अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के होने की वजह से इसमें जो पोलराइजेशन होगा वो जोरदार नहीं होगा, थोड़ा कम पोलराइज होगा चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा था, इसमें थोड़ा सा कम पोलराइज होगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू पोलराइजेशन, लेकिन मेटल जितना नहीं होगा, यानी EP जो होगा वो E नॉट से क्या होगा, कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस केस में क्या आ जाएगा, E नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, या आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट अपॉन में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ये हो जाएगा।
देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये कैपेसिटर है और इसके अंदर एयर है। अभी तो हम सब जानते हैं जब दो कैपेसिटर के अंदर एयर हो तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। अब अगर यही एयर को हटा करके कैपेसिटर के अंदर मीडियम डाल दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। कितना घटेगा अभी बताया पीछे, के से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन में क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। याद रखना एयर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अब मीडियम डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग देखो बच्चों, काफी इनफाइनाइट स्टार है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ड्राइव करना है जब उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस T और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो डाल दिया गया। पूरे में नहीं डाला गया, T थिकनेस का डाल दिया। अब इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। एक प्लेट पॉजिटिव का है ये और एक प्लेट क्या है माइनस, और इसके बीच का सेपरेशन D है। तो अगेन वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन में V, और Q को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया अपॉन में V। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, हम अब किंग रिलेशन लगाएंगे। E इज इक्वल टू V अपॉन D, पीछे ही बता दिया था, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ED। तो यहाँ पर V दो होगा, एक V होगा एयर वाला, तो V फॉर एयर, अब प्लस में एक V होगा डाइलेक्ट्रिक यानी मीडियम वाला, था V फॉर मीडियम लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ और इसको 2 ले लेता हूँ। V1 हो जाएगा किसके लिए, एयर के लिए, और V2 हो जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक डला हुआ वो मीडियम के लिए। तो पोटेंशियल हो जाएगा, किंग रिलेशन क्या हो जाएगा ये, V इज इक्वल टू E1D1 किसके लिए, फॉर एयर, और ये हो जाएगा E2D2 फॉर मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ उसके लिए। अब हम सब जानते हैं, पीछे भी मैंने बताया, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर के अंदर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और एयर का थिकनेस कितना, गौर से देखिए ये पूरा D था और ये T हो गया, तो एयर का थिकनेस कितना बचा D माइनस का T। अब प्लस में मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे बताया कितना हो जाता है, घट जाता है, कितना घटता है K से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाएगा, और मीडियम का D कितना हो जाएगा T के इक्वल हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और ये आ जाएगा D माइनस T प्लस में T अपॉन में K, ये आ जाएगा V। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू A अपॉन में V की जगह लिखेंगे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर, ये सब नीचे आ जाएगा D माइनस T प्लस में T अपॉन में K। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस में T अपॉन में K। ये आ गया कैपेसिटेंस जब इसके अंदर क्या डाला हो, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हो। अब देखिए बच्चों स्पेशल केस क्या होगा, व्हेन कैपेसिटर इज filled completely with dielectric, when dielectric is filled completely, यानी पूरे में T थिकनेस का नहीं, अब पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा। जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे, जो T है किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा D के इक्वल हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, T इज इक्वल टू क्या डाल देंगे D, तो कैपेसिटेंस अब क्या आ जाएगा M, CM का मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम, अब पूरे में मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, ये हो जाएगा D माइनस T प्लस D अपॉन में K, D से D कट जाएगा, K चला जाएगा ऊपर, तो कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट जब इसके अंदर पूरे में क्या हो डाइलेक्ट्रिक डाला हो। अब सेकेंड स्पेशल केस देखो बच्चों, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना हो, कोई मेटालिक स्लैब हो, तो उस केस में K क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस में T अपॉन में इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों एक नोट क्या है, हमने पहले पढ़ा जब कैपेसिटर के अंदर एयर था तो इसका कैपेसिटेंस क्या था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अब जैसे ही मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, हमने देख लिया स्पेशल केस में K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D।
यानी हमने नोटिस किया कि मीडियम में जो कैपेसिटेंस होता है वो एयर के कैपेसिटेंस का क्या हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या होता है, के टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक डालने से किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, के टाइम हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। याद रहे एनर्जी स्टोर का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर्मूला ओनली। तो अब याद रखना एनर्जी स्टोर का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है बच्चों हाफ CV², एक होता है Q² अपॉन में 2C, और एक होता है बच्चों हाफ Q इंटू V। ये तीनों एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपको बच्चों याद रखना है। इसको कैसे निकाला गया, जैसे हाफ CV² एक याद करना, और Q = CV है ना, Q = CV से C = Q अपॉन V निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा 1/2। C की जगह लिख दो Q अपॉन में V इंटू V², तो एक फॉर्मूला आ जाएगा हाफ Q इंटू में V। अब इसी फॉर्मूले में यहाँ से V निकाल लो, V = क्या आ जाएगा Q अपॉन में C, तो इसमें डाल दो, तो एनर्जी स्टोर आ जाएगा हाफ C और V² की जगह Q² अपॉन C², तो आंसर क्या आ जाएगा U = Q² अपॉन में 2C। तो इस तरह से तीनों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ CV² Q² अपॉन 2C और हाफ Q इंटू V। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है एनर्जी स्टोर का। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर होता है बच्चों, याद कीजिए, इसका एरिया क्या होता है A, और इसके बीच का जो सेपरेशन होता है, और इसके बीच का सेपरेशन होता है D। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम एक क्यूबॉइड शेप का होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। वॉल्यूम होता है LBH होता है ना, तो वॉल्यूम L इंटू B, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, इस वाले प्लेट का एरिया हो जाएगा, और H की जगह क्या हो जाएगा D। तो कैपेसिटर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है A इंटू D। तो हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV² और वॉल्यूम के लिए क्या लिख दीजिए A इंटू में D। तो एनर्जी डेंसिटी कितना आ जाएगा, CV², C क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और किंग रिलेशन से आपको पता है E = क्या होता है V अपॉन में D, पहले ही बता चुका हूँ। तो V = क्या हो जाएगा ED, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा E² इंटू में D² अपॉन में AD। A से A कट जाएगा, D² से D² कट जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये E² है तो ये हो जाएगा 2 भी था बच्चों, तो 2 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा सिग्मा² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा² अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट कभी कभी आपको शो करने के बोल देता है कि शो करो कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है कैपेसिटर का इतना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड, जैसा कैपेसिटेंस C1 C2 और C3 दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या याद रखना, सीरीज में चार्ज क्या होता है बच्चों सेम। सीरीज में सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा। सीरीज में Q क्या रहता है सेम, और V क्या हो जाता है अलग। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V3। अब तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगा देंगे, उसका नाम क्या रख देंगे C सीरीज, और ये V वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। ध्यान से देखिएगा, इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे V डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो V को हम क्या लिख देंगे V1 प्लस में V2 प्लस में V3, और हम सब जानते हैं Q = क्या होता है CV, तो V = क्या हो जाएगा Q अपॉन में C, तो V = हो जाएगा Q अपॉन में C की जगह लिखेंगे C सीरीज। V1 के लिए Q तो सबका सेम होगा, तो Q अपॉन में C1,
V2 के लिए Q अपॉन में C2, V3 के लिए Q अपॉन में C3। Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन C सीरीज आ जाएगा बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गया अगर कैपेसिटर सीरीज में हो। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो ये फॉर्मूला मत यूज़ करना, डायरेक्ट ये यूज़ कर लेना C1 C2 अपॉन में C1 प्लस में C2। ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो, डायरेक्ट ये यूज़ करना, ये अपॉन वाला नहीं लगाना। जैसे आपके पास दो कैपेसिटर दे रखा है और ये सीरीज में है 20 माइक्रोफैरड और ये है 40 माइक्रोफैरड, तो इसका सीरीज डायरेक्ट निकाल लेंगे। C1 यानी कि 20 इंटू में C2 यानी कि 40 अपॉन में दोनों का सम यानी कि 60। ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 यानी 40/3 माइक्रोफैरड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा इन दोनों का। नेक्स्ट देखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे तीन कैपेसिटर पैरेलल में दे रखे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, Q बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चार्ज Q1 और यहाँ पे आ जाएगा Q2 और इसमें चलाएगा Q3। तीन पार्ट में चार्ज क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या रहेगा, सेम। अब इसको हटा करके हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर बना देंगे जिसका नाम क्या होगा C पैरेलल और ये V वोल्ट की सप्लाई से बच्चों कनेक्टेड रहेगा। Q क्या होगा, यहाँ Q डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो C और यहाँ पर लिखेंगे C की जगह C पैरेलल लिखेंगे, C पैरेलल इंटू में V और Q1 की जगह लिखेंगे C1 और V तो सबका सेम ही रहेगा C2V और ये हो जाएगा C3V। V कॉमन लेके कट जाएगा तो C पैरेलल क्या हो जाएगा C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तो याद रखना सीरीज में क्या होता है अपॉन वाला और पैरेलल में क्या होता है सीधे सीधे कैपेसिटेंस को क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। जब दो कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होता है। किधर फ्लो होता है, जब भी हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी वायर से तो एक कैपेसिटर में से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होता है। कब तक चार्ज फ्लो होता रहता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उस सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। जैसे हमने अब इसे ड्राइव करके दिखाता हूँ, जैसे हमने दो कैपेसिटर ले लिया, एक का कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल डिफरेंस V1 और दूसरे का कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो अब इस केस में जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज इसका चार्ज होगा C1V1 और प्लस में इसका चार्ज होगा C2V2 क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया, ये पहले कनेक्ट नहीं था, अब इस दोनों को वायर से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो क्या होगा, तो इसमें से क्या होगा, हायर पोटेंशियल कैपेसिटर में से लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, सेम ना हो जाए। उस सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो अब इस केस में चार्ज क्या आ जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C1V अब प्लस में इसका चार्ज क्या आ जाएगा C2V। याद रहे चार्ज किधर फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर की तरफ। कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब ये चार्ज हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जितना चार्ज पहले रहा होगा उतना ही चार्ज बाद में होगा, बस किसी में ज़्यादा किसी में कम हो जाएगा। तो जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, बाद में रहेगा। तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस में C2V। तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस में C2V2 और यहाँ से V कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा C1 प्लस में C2। तो कॉमन पोटेंशियल, यही कॉमन पोटेंशियल है। इसका रिजल्ट आ गया C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस में C2। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसे गौर से देखें तो ये C1V1 C2V2 ये दोनों क्या है, चार्ज है, एक कैपेसिटर का और ये दूसरे कैपेसिटर का। तो हम लिख सकते हैं कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला टोटल चार्ज और नीचे क्या है, टोटल कैपेसिटेंस। तो क्या लिख सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस। तो ये था बच्चों